आज हम भारत की उस जबरदस्त मिलिट्री कार्रवाई को समझने वाले हैं जिसने आतंक के खिलाफ जंग के सारे नियम ही बदल दिए। हम देखेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम क्यों दिया गया, ये कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या निकले। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, इसे सीधे सीधे कहें तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में बैठे टेरर ग्रुप्स पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला हमला था। ये दशकों से चले आ रहे हमलों के बाद भारत के सब्र का टूटना था। और इस ऑपरेशन का स्केल देखिए, वाकई बहुत बड़ा था। एक साथ पाकिस्तान और पीओके में फैले 9 बड़े आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये सिर्फ कोई छोटे मोटे ठिकाने नहीं थे, बल्कि आतंक की वो जड़ें थीं जो दशकों से भारत के खिलाफ काम कर रही थी। और जो बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है, वो है इसकी स्पीड। सोचिए, 15 दिनों की बेहद बारीक प्लानिंग के बाद जमीन पर इस पूरे मिशन को अंजाम देने में सिर्फ 25 मिनट लगे। यह अपने आप में प्रिसिजन और एफिशिएंसी का एक कमाल का उदाहरण था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या थी? ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों के जख्म थे जो भारत को लगातार दिए जा रहे थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द है, आंसू हैं और आखिर में एक बहुत बड़ा फैसला है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। 2001 में संसद पर हमला, फिर 2008 का वो भयानक 26/11 मुंबई हमला, 2016 में पठानकोट और उरी, फिर 2019 का पुलवामा। इन सभी हमलों में एक बात कॉमन थी। इनके तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुटों से जुड़े थे और हर हमले के साथ भारत का संयम जवाब दे रहा था। फिर आया साल 2025 और पहलगाम हमला। ये वो आखिरी चोट थी जिसने सब्र के सारे बांध तोड़ दिए। इन हमलों के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम आतंक की फैक्ट्रियां कह सकते हैं। ये वो ट्रेनिंग कैंप थे जो दशकों से पाकिस्तान की जमीन पर नफरत और हिंसा पैदा कर रहे थे, और अक्सर इन्हें वहां की सरकार का सपोर्ट भी मिलता था। इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में 3 बड़े संगठन थे: हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद और सैयद सलाहुद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि आतंक के वो चेहरे हैं जो कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। और यहाँ स्क्रीन पर आप उनके वो मेन अड्डे देख सकते हैं जिन्हें बाद में निशाना बनाया गया। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई पहाड़ों में छिपे हुए मामूली कैंप नहीं थे। नहीं, ये तो कई एकड़ में फैले बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स थे। एक तरह से अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी इन्होंने। यहाँ मस्जिदें थीं, मदरसे थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंज, जिम और यहाँ तक कि डीप डाइविंग की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स भी थे। ये सब दिखाता है कि इन्हें कितनी बड़ी फंडिंग और सपोर्ट मिल रहा था। अब आते हैं उस एक घटना पर जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम हमला। ये सिर्फ एक और आतंकी हमला नहीं था। नहीं, ये कुछ और था। इसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस हमले की क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी थीं। आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को, औरतों और बच्चों को सिर्फ उनका धर्म देखकर निशाना बनाया। ये सिर्फ जाने लेना नहीं था, बल्कि भारत के सेक्युलर ताने बाने पर सीधा हमला था। बस यहीं पर एक लकीर खींच दी गई थी। ये साफ हो गया था कि अब सिर्फ कड़े शब्दों से या डिप्लोमेसी से काम नहीं चलने वाला। अब एक्शन का वक्त था। तो सवाल ये था कि भारत अब क्या करेगा? क्या वो फिर से संयम बरतेगा या इस बार जवाब कुछ और होगा? पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं और जवाब आया बहुत तेज, सटीक और ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये एक ऐसा जवाब था जो न सिर्फ आतंकवादियों के लिए बल्कि उनके आकाओं के लिए भी एक साफ संदेश था। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे प्लान किया गया और सिर्फ 25 मिनट में अंजाम दिया गया। तो हुआ ये कि पहलगाम हमले के फौरन बाद भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को खुली छूट दे दी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन 9 ठिकानों को पिन पॉइंट किया जो न सिर्फ पहलगाम बल्कि 26/11 जैसे पुराने हमलों से भी जुड़े थे। अगले 15 दिनों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और फिर इंडियन एयरफोर्स ने उस प्लान को हकीकत में बदल दिया। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारत ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। राफेल जेट्स, जिन्हें SCALP क्रूज मिसाइलों और हैमर बॉम्बों से लैस किया गया था। ये हथियार अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं।
मकसद बिल्कुल साफ था, टारगेट को पूरी तरह तबाह करना, लेकिन आसपास के सिविलियन इलाकों को कोई नुकसान ना हो। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद ऑपरेशन से भी ज्यादा अहम था। ये वो पल था जब इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज़-ए-तैयबा, जैश का बहावलपुर वाला मरकज़ सुबहान अल्लाह और हिजबुल का ममूना ज़ोया बेस, ये सब एक ही झटके में मलबे का ढेर बन गए। आतंकवाद के इन बड़े बड़े गढ़ों की कमर तोड़ दी गई। अंदाजा है कि इस स्ट्राइक में करीब 90 आतंकवादी मारे गए और इसमें जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी शामिल थे। ये इन आतंकी संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अब आता है वो सबूत जिसने पाकिस्तान के सारे दावों की पोल खोल दी। हमले के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और मंत्री मारे गए आतंकवादियों के लिए खुलेआम शोक मनाते देखे गए। उन्होंने उन कब्रों पर फूल भेजे जिन पर इन आतंकियों के नाम लिखे थे। ये दुनिया के सामने आतंक को सरकारी सपोर्ट देने का सबसे बड़ा और सीधा सबूत था। इस हमले का मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा था। जैश चीफ मसूद अजहर के नाम से एक मैसेज जारी हुआ जिसमें उसने कहा, काश मैं भी इस हमले में मर जाता। ये बयान उसकी हताशा और हार को साफ साफ दिखा रहा था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर ये आतंक से लड़ने के लिए एक नई और ज्यादा आक्रामक सोच की शुरुआत है? क्या ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि अब वो चुपचाप बैठकर हमले नहीं सहेगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले कई सालों तक साउथ एशिया की राजनीति को तय करेंगे। इस पर सोचना जरूरी है।